या अस्सलाम वालेकुम। मिड टर्म का शेड्यूल मिल गया आप लोग को या अभी आया नहीं है मिड टर्म का शेड्यूल? मेरी आवाज आ रही है? ये सर आ रही है। मिड टर्म का कोई शेड्यूल मिला है अभी तक या फिर आने वाला है? पेपर पता चला है किसने ईसीटी का? नहीं सर, अब तक तो नहीं मिला। नहीं मिला। तो न्यूज़ तो सुन ली ना आपने ने आप लोगों ने कि कैसे कंडक्ट होगा मिड टर्म, उस बारे में जी सर, ये ट्रू है। जी जी सर, वो सुना तो है लेकिन ये ट्रू है। फिलहाल तो ट्रू है, तो मैंने भी सुना है ये। क्योंकि आई थिंक ये कोई प्रिकॉशंस ले रहे हैं, बाहर होता है ऐसा, यहाँ ट्राई करें। पता नहीं कैसे होता है, तो वो एक दो दिन में और पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ऐसा करना है नहीं करना। लेकिन आप लोग कभी तरसते कि ऐसा जिनके पास वेब कैम्स वगैरह नहीं है, या कोई मसले हैं कैम विजन लैपटॉप से नहीं है मोबाइल से है, तो कैमरा तो होता है मोबाइल में, तो ऐसे लेके रख लें कि वो फिर पता नहीं कि इन लोग का पॉलिसी क्या है, क्या ये प्रूफ मांगेंगे नहीं मांगेंगे, तो उसको देखते हैं। सही। तो लास्ट क्लास में हमने कॉमन एमिटर का हमने स्मॉल सिग्नल मॉडल देखा था, और हमने उसके इफेक्ट देखे थे कि वी सिग्नल होता है, आर एल लोड होता है, तीन गेन्स देखे थे, ए वी नॉट एंड जी वी। ए वी नॉट में वी सिग्नल जो सोर्स होती है और आर एल जो लोड होता है उसका कोई इफेक्ट नहीं आता, काउंट नहीं होता। ए वी में आर एल काउंट करते हैं और जी वी में आर एल और वी सिग्नल का जो रेजिस्टेंस होती है आर सिग्नल, ये दोनों काउंट करते हैं। एक एक्सरसाइज है 6.42, तो इसको थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं। तो इससे पहले एक ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल इससे पहले 6.17 है या कौन सा कोई एग्जाम्पल है, उसी कंटिन्यूएशन है। उसमें कुछ सॉल्व हुआ है, उसमें कुछ वैल्यूज चेंज है और उसको सॉल्व करने का बोला गया है। तो 6.42 का कोई ये हमारे पास सामने सर्किट बना हुआ है, इसमें एक आरसी लगा हुआ है, दो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, C1 C2 नाम दे देते हैं इसको, लोड रेजिस्टेंस आर सिग्नल और वी सिग्नल सोर्स लगी हुई है। तो अब इसका स्मॉल सिग्नल बनाना चाहूँगा ना मैं, तो इनपुट पे तो वी सिग्नल सोर्स ही आएगी जो होनी चाहिए, एंड आर सिग्नल रेजिस्टेंस आएगी, और फिर यहाँ आर पाई आएगा। अच्छा, स्मॉल सिग्नल में आपका कैपेसिटर है वो शॉर्ट हो जाता है, तो उसको एक तरह से, क्योंकि स्मॉल सिग्नल है एक तरह से एसी, उस पे है, एसी रिस्पॉन्स पे है। आपका जो सर्किट है, जो आपका स्मॉल सिग्नल बना रहे हैं वो कोई एसी सिग्नल होता है, उसका स्मॉल सिग्नल होता है। तो अभी अभी अज्यूम करते हैं कि एसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ज़्यादा होती है और अगर C1 है, तो उसकी इम्पिडेंस होगी वो 1/2 पाई FC1 होगी, ये आपको लोगों को पता होगा। तो फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ज़्यादा होती है तो उस केस में आपकी इम्पिडेंस क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट होती है तो इम्पिडेंस ज़ीरो होगी। तो वो चीज़ कंसिडर करते हैं जब एसी स्मॉल सिग्नल रिस्पॉन्स देखते हैं, तो ये कंसिडर करते हैं कि फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है और उसका ओवरऑल इम्पैक्ट निग्लेजिबल है या ज़ीरो है, तो तभी कैपेसिटेंस हैं वो स्मॉल सिग्नल मॉडल में नहीं आती। एक पॉइंट तो हमें पता था कि जो डीसी सोर्सेज हैं वो ग्राउंड होती हैं, दूसरा पॉइंट है कि स्मॉल सिग्नल में कैपेसिटेंस हैं वो शॉर्ट होती हैं, तो तभी
आर सिग्नल और आर पाई जो इधर था उसमें जो कैपेसिटेंस थी वो हमने निगलेक्ट की है। अब इसके आउटपुट पे हमारी सोर्स आएगी जो थी एम बी पाई। तो आप इधर पहले जो आपकी वो है ट्रांजिस्टर है उसकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है आर नॉट, वो आती है। और फिर आउटपुट पे अभी आर सी भी लगा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि डीसी सोर्स से ग्राउंड हो गई है। और कैपेसिटर के बाद एक आर एल भी लगा हुआ है जो ग्राउंड पे कनेक्ट है। तो यहाँ से आर सी आर एल दोनों ग्राउंड पे कनेक्ट हो जाएंगे। स्मॉल सिग्नल मॉडल है जो हमारा 5 मॉडल है। टी मॉडल में क्या होता है, सेम चीज। अगर ये आपका 5 मॉडल है तो टी मॉडल में पहले हम सिर्फ टी मॉडल बना लेते हैं। नीचे बना है, मैं दोबारा बना देता हूँ। ये हमारा बेस है टी मॉडल में, आर ई है, बी एम बी पाई। तो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होती है तो हमेशा पहले इसका मॉडल बना लिया करें, पाई और टी मॉडल दोनों में। ये तो मेरा ट्रांसफर मॉडल है। अब बेस की साइड पे एक आर सिग्नल रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये तो आप उसको एक आर सिग्नल रेजिस्टेंस है वो कनेक्ट करके एक सोर्स लगा सकते हैं जो वी सिग्नल सोर्स है। और आपका कनेक्टिंग साइड पे अब एक रेजिस्टेंस जो होती है जो आर नॉट होती है वो कनेक्टेड टू एमिटर पैरेलल होती है। अगर ये कहाँ कनेक्टेड एक आर नॉट लगा रहे हैं तो आपके पैरेलल में अब आर सी भी है वो भी कनेक्टेड एमिटर तक है। क्यों? क्योंकि एमिटर ग्राउंड है आपका। और सिमिलरली आपका आर एल भी ऐसे कनेक्ट होगी। तो ये दो किस्म के मॉडल से क्वेश्चन सॉल्व करने को आ सकता है। ये तो काफी हद तक चीज सेम होती है, कुछ फॉर्मूला से जो डिफरेंट थे तो उसको हल्का देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन के मॉडल्स हैं जो इस 6.42 में यूज होंगे। तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ तो क्वेश्चन में ये फॉन्ट विजिबल है फिलहाल या थोड़ा जूम कर लूँ मैं? जूम करना तो बता दीजिएगा। अभी कुछ वैल्यूज उन्होंने गिवन, कुछ वैल्यूज उन्होंने गिवन किया, उन्होंने बोल दिया कि आपका जो सर थोड़ा जूम कर दें। जूम करना तो उन्होंने आरसी की वैल्यू बता दी आपको 10 के है, आईसी की वैल्यू बता दी है 0.5 मिली है, ए मालूम है 100 है, बीटा मालूम है 100 है। अच्छा, फाइंड आउट आपको क्या करना है, पहले तो वैल्यूज हैं वो इनपुट रेजिस्टेंसेस जो वो आपका आर इन है, आर नॉट है, ए वी नॉट, ए वी, जी वी, ये चीजें फाइंड आउट करनी है आपको। तो अब आर इन की जब बात होती है तो अगर मैं इसका पाई मॉडल देखूं तो आर इन क्या होता है? आर इन आपका बेसिकली ये रेजिस्टेंस है जो यहाँ से नजर आती है। आर सिग्नल सोर्स के बाद जो रेजिस्टेंस नजर आती है वो आपकी आर इन होती है, या इनपुट साइड पे वो रेजिस्टेंस जिसमें आर सिग्नल निगलेक्ट करते हैं आप या जीरो अज्यूम कर लें तो आर सिग्नल को आप या तो जीरो अज्यूम कर लें
और आर इन, तो आर इन हमेशा हमारा आर पाई के बराबर है इसके साथ। तो आपका जो आर इन है वो आपका आर पाई के बराबर है, और क्योंकि और कोई रेजिस्टेंस है नहीं। अगर यहाँ कोई आर बी बी लगी होती C1 सोर्स के बाद, तो वो आर बी बी आता इधर, फिर उसकी इनपुट रेजिस्टेंस क्या होती, आर बी बी प्लस आर पाई होती। तो अभी तो कुछ ऐसे रेजिस्टेंस है नहीं, और आर सिग्नल हम निगलेक्ट करते हैं, तो आर इन हमारी आर पाई के बराबर है। अब आर पाई का फॉर्मूला क्या है, ये कुछ स्टेप्स हैं मैंने सॉल्व किया हुआ इधर। तो आर पाई होता है बीटा अपॉन जीएम, और बीटा तो आपको गिवन है 100, जीएम आपको गिवन नहीं है। जीएम का फॉर्मूला होता है आईसी अपॉन बीटी। आईसी गिवन है 0.5 मिली एम्पियर है, और बीटी 25 मिली एम्पियर है, तो आपका जीएम निकल सकता है 20 मिली एम्पियर पर वोल्ट। अब ये जो जीएम है ये आपको फाइंड आउट हो चुका है, ये 20 मिली एम्पियर पर वोल्ट है। इसको एम्पियर पर वोल्ट इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये रेजिस्टेंस का ऑपोजिट है, तो इसको या तो ओम -1 लिखते हैं या एम्पियर पर वोल्ट लिखते हैं, एक ही बात है। तो इससे आपकी जीएम 20 मिली आता है, बीटा 100 डिवाइड बाई 20 मिली आपका आर पाई जो है 5 के वैल्यू आपकी आ जाती है, जो आपकी आर इन के बराबर है। तो आपने इनपुट रेजिस्टेंस निकाल ली 5 के। अब बात होती है कि अब या तो पहले आउटपुट रेजिस्टेंस निकाल लें या आप गेन की साइड में चलाते हैं। तो पहले आउटपुट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब आउटपुट रेजिस्टेंस इस केस में आर सी है एक आउटपुट साइड में, एक आर नॉट है। अब जो थर्ड वाला वैल्यू है आर एल, वो हमें पता है कि आउटपुट रेजिस्टेंस में इंक्लूड नहीं होती। ये जो रेजिस्टेंस जिक्र हो रहा है आर नॉट का, ये है कि आपका जो ओटा है पूरा, ये सॉरी आपको ओटा नहीं, जो आपका ये ट्रांजिस्टर है इंक्लूडिंग सारे कंपोनेंट्स, उसकी वैल्यू क्या होती है, तो उसकी आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है, उसकी इनपुट रेजिस्टेंस क्या है, वो फाइंड आउट कर रहे हैं आप। ये जो आर लोड है ये आपका सर्किट का पार्ट नहीं है, ये आपका एक्सटर्नल, आपने एक तरह से जो लोड लगाया है या चेक करने के लिए वो वैल्यू है, और आर सिग्नल वो वैल्यू है जो आपने कुछ फंक्शन जनरेटर लगा के आपने सिग्नल दिया है। तो वो एक्चुअली सर्किट का पार्ट नहीं है। तो आर सिग्नल आर एल सर्किट का पार्ट नहीं होती है, तो इसलिए हम आर इन और आर नॉट पे हम आर एल लोड रेजिस्टेंस है इसको ऐड नहीं करते। हमारी जो टोटल अब होता है कि या जो भी ट्रांजिस्टर की रेजिस्टेंस है वो आर नॉट स्मॉल एड विद आर सी। आर नॉट का फॉर्मूला ये गिवन होता है, बी अपॉन आई सी है, हम पहले देख चुके हैं। तो सामने आपके सारी फॉर्मूला शीट होगी ना अगर, तो आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और विद टाइम आपको फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। आर नॉट फॉर्मूला वी अपॉन आई सी होता है। वी ए आपको वोल्टेज गिवन है 100 का, और आई सी आपको 0.5 मिली एम्पेयर गिवन है। अब इससे आप आर नॉट निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में आर नॉट तो आपने निकाल लिया 200 के, आर सी आपको गिवन है 10 के, ठीक है। तो आप उससे आर नॉट निकाल सकते हैं 10 के पैरेलल में 200 के, तो वो आपका 9.5 के आ रहा है, ठीक है। अब कुछ केसेस में क्या होता है, वी ए की वैल्यू गिवन नहीं है, अगर आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्वेश्चन में गिवन है कि आर नॉट इग्नोर करना है या जो चैनल का इफेक्ट है वो इग्नोर करना है। उस केस में हम ऑब्वियसली आर नॉट फाइंड कर नहीं सकते, कोई वैल्यूज नहीं गिवन आर नॉट फाइंड करने के लिए, तो हम सिर्फ कैपिटल आर नॉट को हम आर सी एज्यूम करते हैं। उस केस में स्मॉल आर नॉट आता नहीं है। नहीं तो एक आध केस पढ़ेंगे हम जिसमें हम आर नॉट निगलेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि इसको इंक्लूड के फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो ये आपकी इनपुट डिस्टेंस निकल आई 5 की, आउटपुट डिस्टेंस निकल आई
9.5 के। अब गेन की बात आती है ए वी नॉट की। ए वी नॉट का फॉर्मूला था माइनस जी एम आर सी पैरेलल विद आर नॉट। आर सी पैरेलल विद आर नॉट आप निकाल चुके, वो ये है, और आपका ए वी नॉट है वो गेन आप निकाल सकते हैं, क्योंकि जी एम आप निकाल चुके हैं ऊपर 20 मिली। तो इससे आपका ए वी नॉट आ सकता है। ए वी नॉट आ गया तो अब ए वी फाइंड करने के दो टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक तो ये जिस तरह से हमने सॉल्व की हुई है, सर ए वी नोट किस तरह से फाइंड होगा? ए वी नॉट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, माइनस जी एम पैरेलल विद आर नॉट, या माइनस जी एम आर सी पैरेलल आर नॉट। ये आपकी इसकी डेरिवेशन थी जो हमने देखी थी। तो ये गेन जी एम जो ट्रांसकंडक्टेंस है टाइम्स आपकी आउटपुट रेजिस्टेंस, वो आपका ए वी नॉट होता है। तो आर नॉट आप निकाल चुके हैं अभी ऊपर ही, जी एम आप निकाल चुके हैं इधर, आपसे मल्टीप्लाई करना है ए वी नॉट सॉल्व करना है। अब ए वी की बात आती है तो ए वी में कुछ डिफरेंस नहीं है। ए वी में कहने की ये जो वैल्यू है तो रेजिस्टेंस है, इसके साथ आपका आर का फैक्टर इंक्लूड होता है। ये हमने देखा था, हमने कहा था भाई जो ए वी नॉट इसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं करते, और ए वी में हम आर एल लोड रेजिस्टेंस फैक्टर इंक्लूड करते हैं। तो या आप ऐसे सॉल्व कर लें या वैसे सॉल्व कर लें, एक ही बात है। तो इस तरह से आपका ए वी जो आएगा वो आपका 10 के पैरेलल विद 200 के, और पैरेलल विद आर की वैल्यू क्या थी 5 के। इन तीनों को पैरेलल करेंगे तो आपका ए वी की वैल्यू आ जाएगी, जो इस केस में 65.6 है। माइनस साइन होगा। तो अब ये देखिए, एक बात मैंने बोली थी कि जो आपका सबसे हाईएस्ट गेन है वो आपका ए वी नॉट होगा, और ए वी गेन उससे कम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपका जो आर का इफेक्ट है वो भी इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, अब ये तो ए वी सॉल्व करने का एक फॉर्मूला था, सही है, बल्कि इसके ए वी सॉल्व करने का एक और फॉर्मूला होता है, जो अगर मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, आपके जो नोट्स हैं जी। तो ये जो फॉर्मूला है दूसरा, इससे भी आप ए वी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बेसिकली उन्होंने क्या किया हुआ है, ए वी नॉट को मल्टीप्लाई किया है एक वोल्टेज डिवाइडर आर एल और आर नॉट के बीच में। तो ये फॉर्मूला भी कोई यूज करिएगा, कोई मसला नहीं है। आपने ए वी नॉट निकाला हुआ है, और उससे आप आर एल जो आपकी वैल्यू 5 की डिवाइड बाई 5 के प्लस 9.5 की था आपका आर नॉट, उससे 5 के डिवाइड बाई 14.5 के हो जाएगा, तो रफली 1/3 हो जाएगा आपका। तो उससे आप ए वी नॉट से मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। तो आपका इस लिहाज से हम कहते हैं कि ए वी जो आपका गेन है वो 1/3 है ए वी नॉट के। तो आप वो ऑब्वियसली कैलकुलेशन करेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। तो हमारा भी एस्टिमेटली वही वैल्यूज आ रही हैं कि 65 कुछ है, और ये 190 है, तो ये 1/3 है। तो obviously जितना आप आर एल बढ़ा देंगे उतना आपका ए वी बढ़ेगा, ए वी नॉट पे तो कुछ फर्क नहीं आएगा। नहीं, तो दोनों फॉर्मूलाज हैं, दोनों फॉर्मूलाज थ्रू आप फाइंड कर सकते हैं कि आपका ए वी नॉट वगैरह फॉर्मूलाज से आप सॉल्व कर सकते हैं कि ए वी की वैल्यूज दो कैसे निकाल सकते हैं, किस तरह निकाल सकते हैं। तो ये मेथड यहाँ यूज़ किया था, ये इसमें आर एल तो पैरेलल में लिया था आर नॉट, दूसरा फॉर्मूला में हमने भी दिखाया था।
तो आप देखें जीवी है, इसके भी दो फॉर्मूलाज थे। एक तो जीवी का फॉर्मूला यूज किया था वो ये वाला था, वो एवी और फिर वोल्टेज डिवाइडेड आर इन डिवाइड बाई आर इन प्लस आर सिग्नल है, ये एक फॉर्मूला था। जो दूसरा फॉर्मूला है वो इधर यहाँ गिवन होगा, बाद वाले में गिवन होगा। ये फॉर्मूला था बीटा पैरेलल विद आर सी आर एल आर नॉट अपॉन आर सिग्नल प्लस आर पाई, ये दूसरा फॉर्मूला था। तो ये दोनों फॉर्मूलाज की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। प्रिफर्ड यही है कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें, आर एन अपॉन आर एन प्लस आर सिग्नल। ये तो आपका ए वी जो लास्ट वैल्यू है उसको सिंपली वोल्टेज डिवाइडर से आपने करके फाइंड करना है। तो आपका ए वी गिवन है 65.6 जो हम निकाल चुके थे, आर इन 5K था, आर सिग्नल वैल्यू 5 की गिवन है। देखते हैं आपका जो जी वी है वो ए वी के हाफ हो गया, 32.8 वोल्ट पर वोल्ट है। इस लिहाज से हम ये भी जो हम बात करते थे कि ए वी नॉट है वो ग्रेटर देन ए वी है और वो ग्रेटर देन जी वी है, तो वो इससे ट्रू हो रही है कि ए वी नॉट की वैल्यू 190 थी, ए वी की वैल्यू 65 थी और जी वी की वैल्यू 32.8 थी। अब यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है? अब ये तीन गेम्स हमने निकाले, सिंपल फॉर्मूलास हमें सही पुट करने और फिर हमें फॉर्मूला से आंसर्स निकालने जो हम निकाल चुके हैं। अब एक उनका क्वेश्चन था कि वी पाई 5 मिली वोल्ट है, तो वी सिग्नल क्या हो? अब वी पाई और वी सिग्नल में ये जो सामने फिगर आप देख रहे हैं, तो ये बेसिकली है क्या, वी सिग्नल तो ये सोर्स है और वी पाई इसके अक्रॉस ड्रॉप है। इसको चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये आर पाई है, वी पाई है, ये वी सिग्नल है और ये आर सिग्नल है। इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो सर्किट है आपका, इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी सिग्नल सोर्स है, उसमें एक वोल्टेज डिवाइडर के फॉर्म में आप वी नॉट फाइंड कर सकते हैं। मैं वी नॉट की इक्वेशन है वो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आर पाई अपॉन आर पाई प्लस आर सिग्नल टाइम्स वी सिग्नल। जब हमें वी पाई गिवन है, आर पाई हम निकाल चुके हैं शुरू में 5 की, आर सिग्नल भी हमें गिवन है, तो हम इस वोल्टेज डिवाइडिंग फॉर्म में हम वी सिग्नल निकाल सकते हैं। तो तभी वी सिग्नल इस फॉर्मूला से निकाल के उन्होंने 10 मिली वोल्ट निकाला है। ये एक्स्ट्रा गेन के बाद एक्स्ट्रा कंडीशन थी जिससे हमें वी सिग्नल निकालना था। ये तो जो आपका फॉर्मूला था और जो आपकी सर्किट था ये आपका पाई मॉडल था। अब एक अप्रोच पाई मॉडल की होती है, दूसरी अप्रोच आपकी टी मॉडल की होती है। इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस आपको सर्किट बनाना आना चाहिए और उसके कुछ फॉर्मूलाज डिफरेंट होते हैं। सबसे प्रोमिनेंट फॉर्मूला डिफरेंट होता है वो आर इन का होता है। अभी तक जो आप देख रहे थे उसमें आर इन की वैल्यू आपकी आर पाई होती थी। ये वही सर्किट है जो हमने ऊपर ड्रॉ किया था, जी एम वी पाई आर ई, एक सर्किट बनाया था, फिर आर नॉट आर सी आर एल पैरेलल में कनेक्ट किए थे। अब इस केस में आपका आर एन है, ये आर पाई तो नहीं है आपके सर्किट में, तो आपका आर एन क्या होता है, आर ई टाइम्स 1 प्लस बीटा। ठीक है, तो ये आपका आर इन का फॉर्मूला होता है टी मॉडल केस में, ये हम पहले देख चुके हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि वो आपका आर पाई की वैल्यू की जगह आर ई पैरेलल 1 प्लस बीटा, और ये अगर इसमें एक और रेसिस आ जाती है, अगर आर बी बी आ जाती है तो प्लस आर बी बी हो जाएगा उस केस में। तो अभी तो आर बी है नहीं,
हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। आप आर इन बीटा आप गिवन है, आर ही आपको गिवन नहीं है। तो आर पाई का आपको पता था कि वो होता है बीटा अपॉन जीएम होता है। आर ई आपका अल्फा अपॉन जीएम होता है। तो ये तो हमें पता है कि अगर बीटा पता है हम अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा निकाल के डिवाइड बाय जीएम जो 20 मिली आपका लास्ट टाइम था वही जीएम है, क्योंकि सर्किट सेम है, मॉडल डिफरेंट है, कुछ चीज चेंज नहीं हो रही। तो आपका जो आर ई है 49.5, इसको 1 प्लस बीटा, तो आपका 100 था बीटा, 1 प्लस बीटा 101 से आप मल्टीप्लाई करके आप आर एन निकाल सकते हैं। तो वही वैल्यू आएगी 5 की जो पाई मॉडल में आ रही थी। और ये वैल्यू क्यों सेम आएगी? क्योंकि सर्किट ऑब्वियस सेम है। आप बेशक पाई मॉडल सॉल्व करें, टी मॉडल सॉल्व करें, आपका आंसर सेम आएगा। तो आपका आर इन 5 के है। आर सी की जो बात होती है, आर नॉट की जो बात होती है, वो उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपका आउटपुट साइड वैसी है जैसे आपकी पाई मॉडल में थी। एक आर नोट रेजिस्टेंस लगी हुई है, उसके पैरेलल में आर सी आर एल आया हुआ है। तो वही हमारी आर नोट तभी आर सी पैरेलल में स्मॉल आर नोट है। जैसे हम क्लास में सॉल्व किए तो एक्जैक्टली आंसर सेम आ रहा है 9.5। अब ए वी नोट की बात आती है तो ए वी नोट का फॉर्मूला डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि उस ए वी नोट में आपका क्या आता था? ए वी नोट का फॉर्मूला क्या था? माइनस जी एम आर सी पैरेलल में आर नॉट। तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है? आर पाई का तो कोई फैक्टर नहीं है, ये एक ओपन, ये जो भी बीजेटी है इसकी ट्रांस कंडक्टेंस है और टाइम्स इसकी आउटपुट रेजिस्टेंस है। तो आपका आर नॉट, आप आउटपुट रेजिस्टेंस को फॉर्मूला को चेंज हो नहीं गया तो आप इससे भी वी नॉट निकाल सकते हैं। यहाँ दूसरा फॉर्मूला यूज किया हुआ है उन्होंने, जो आपका अल्फा है और आपकी आर नॉट है टाइम्स आपका आर ई है, और ये अल्फा अपॉन आर ई ये इनके बराबर होता है। तो उन्होंने ये फॉर्मूला इसके सॉल्व किया हुआ। तो इससे सॉल्व करें या आप इससे सॉल्व करें, दोनों बात एक ही है। एक स्टेप बस मिसिंग है इसमें। आपका जो जीएम है वो आपका अल्फा अपॉन आर ई होता है, उन्हें सॉल्व किया हुआ है। ये तो काफी हद तक इनका दोनों फॉर्मूलाज हैं वो सेम होते हैं, मतलब बस थोड़े से डिफरेंट। इस केस में आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये तो उसमें दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन आपका रिजल्ट इन दी एंड सेम आएगा। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आता है किसी फॉर्म में तो सॉल्व करने में मुझे मुश्किल होनी नहीं चाहिए हमें। ये चाहिए जैसे ए वी नॉट की वैल्यू जो -190 आ रही है वो सेम ए वी नॉट, ए वी नॉट की वैल्यू जो पाई मॉडल से आ रही थी। अब आगे फॉर्मूलाज भी वैसे ही हैं जैसे सारे सर्किट में थे। अब इसमें जो ए वी है वो हमने देखा था कि उस केस में क्या करते हैं हम लोग, टाइम्स आर एल पैरेलल में रखते हैं। तो आप उस तरह मैं सॉल्व करके आप ए वी 65.6 निकाल सकते हैं। ये दूसरा मेथड ये वही था जो आप ऊपर लेके चल लेते हैं, माइनस अल्फा आर नॉट, इसके पैरेलल में आपका आर एल आ गया। तो वही फॉर्मूला जो ऊपर यूज होता है ए वी नॉट का, वही फॉर्मूला यहाँ यूज कर सकते हैं। तो कुछ मसला नहीं है, कोई बंदा कुछ फॉर्म सॉल्व कर सकता है, और दोनों में आंसर है वो सेम आना चाहिए। ये जो ए वी 5.6 आ रहा है, इस वाले फॉर्मूला से भी 5.6 आना चाहिए। अब जीवी की बात बची, जीवी वही फॉर्मूला है जो यूज किया था हमने, आर इन अपॉन आर एन प्लस आर सिग्नल, 32.8 निकाला था, और वी सिग्नल भी एग्जैक्टली सेम है जो सॉल्व हुआ था। तो ये दो टाइप्स ऑफ सर्किट्स हैं। बस आपको मेन आपका जो काम होता है वो आपको पाई मॉडल और टी मॉडल बनाना आना चाहिए। तो अगर एक बार वो आपने बना लिया तो फिर आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अब जैसे
इसकी थोड़ी डेरिवेशन नहीं है, अगर वो बंदे को याद नहीं है तो दोबारा ड्राइव कर सकता है, लेकिन काफ़ी चीज़ें पाई मॉडल में तो काफ़ी सिंपल होती है। इनपुट डिस्टेंस स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है आपकी, ये वैल्यू क्या है आपकी, आउटपुट डिस्टेंस स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। टी मॉडल में बस मसला होता है कि इनपुट डिस्टेंस है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती, इसको ड्राइव करना पड़ता है, वरना वैल्यू आप फॉर्मूला आपको गिवन होता है। जैसे केस में आर ई 1 प्लस बीटा इक्वेशन है, ये हर ड्राइव करनी पड़ती है, ये डायरेक्टली विजिबल नहीं होती। मैं बोलूंगा भाई ये तो आर ई आ गया डायरेक्ट इनपुट रेसिस, लेकिन 1 प्लस बीटा का फैक्टर ऐड होता है। तो ये फॉर्मूलाज थोड़े बहुत डिफरेंट है आर ई के केस में, और कुछ ए वी नॉट वाले केस में फॉर्मूलाज डिफरेंट होते हैं, अगर चाहें तो वो यूज करना। तो ये दोनों क्वेश्चन 6.42 था, ये दोनों टाइप ऑफ सर्किट्स आपको आने चाहिए। ये एग्जाम्पल थे, इसको हमने उन्होंने एक्सेल में चेंज करके हमने कुछ वैल्यूज चेंज की थी और निकाला था इसका इम्पैक्ट क्या आएगा सर्किट पे, तो आपने सॉल्व किया होगा। अब इसमें ये बिल्कुल बेसिक सर्किट था, इसमें कुछ वेरिएंट्स होंगे जो हम मिलकर देखने पड़ेंगे। कुछ केसेस में एक यहाँ एक रजिस्टर लगा होता है, यहाँ एक रजिस्टर लगा होता है। ऑब्वियसली जब आप उन दोनों रजिस्टर को इधर बनाएंगे तो वो इतना सी यहाँ एक रजिस्टर आ जाएगी, आरबी भी नाम दे, कोई भी नाम दे। किसी केस में ये आरसी के साथ एक और रजिस्टर लगा होता है, वो भी आपका फैक्टर इंक्लूड होता है। कुछ केस में एक आर ये लगा होता है इधर, उसको हम देखेंगे, उसका वो थोड़ा ट्रिकी होता है, इसके फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ये कुछ डिफरेंट सर्किट्स हो सकते हैं। तो अगर हमें वो बेस मॉडल पता है और हमें पता है कि अगर ये रेजिस्टेंस है ये सर्किट का पार्ट है, तो हमें ऐड करना पड़ेगा, फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा आर सिग्नल आर एल है, वो आपकी इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस में काउंट नहीं होती। इसमें क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन थी किसी की? अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही तो आप गो थ्रू प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि ये आगे क्वेश्चंस हैं आर पाई मॉडल और आर ई मॉडल, इसी लिहाज से हम लेके चलेंगे इनको। अब ये हमने जो डेरिवेशन या जो भी हम देखी थी, ये हमारा था कॉमन इमिटर था, क्योंकि इसमें आपका इनपुट बेस पे था, कलेक्टर पे आउटपुट था। अब एक और सर्किट है, वो आपका है, वो आपका कॉमन इमिटर विद इमिटर रेजिस्टेंस है। अब अभी जो हमने देखी थी ना वैल्यू सारी, उस पर हमने कहने के एक रेजिस्टेंस होती है आर ई, वो हमने इग्नोर करी थी। तो क्योंकि अभी हम हमेशा इमिटर को ग्राउंड अज्यूम कर लेते थे, तो अब बात होती है कि अगर इमिटर की वैल्यू इंक्लूड करें तो क्या होता है फॉर्मूला में। ये थोड़ा तंग क्यों करें, तो जो लेफ्ट पे केस था वो भी हमारा जो भी रिजल्ट हम देखते आ रहे थे वो अलग सर्किट था, जिसमें इनपुट पे आर सिग्नल लगाया, आउटपुट पे आर सी आर एल लगा हुआ है। अब अगर सर्किट में ये जो राइट और साइड वाला सर्किट है, इसमें एक आर ई रेजिस्टेंस लग जाए तो क्या होगा। ये जो रेजिस्टेंस है आर ई, पहले तो यहाँ ग्राउंड था, अब यहाँ एक रेजिस्टेंस लग गई आर ई, तो क्या होगा। अब इस केस में ना फॉर्मूलाज और डेरिवेशंस थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन हम उन डेरिवेशंस पे जाएंगे नहीं। हम कह लें कि हम डेरिवेशन बाईपास करके सिर्फ इक्वेशंस पे आ जाएंगे, ताकि हम क्वेश्चन है हमारे पास तो हम सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस होने चाहिए। तो अब अगर मैं इसका टी मॉडल देखूं जो ये राइट साइड पे बना हुआ है, ये पहले जो इसके बॉक्स के अंदर है ये आपका डीजीटी का मॉडल है, तो वही आपका अल्फा आई है, आर ई है। अल्फा आई की जगह आप वी पाई लगा सकते हैं, या फिर इस केस में अल्फा आई लगाया हुआ है। तो ये आपका बेसिक मॉडल है, इसमें आपकी इनपुट पे आर सिग्नल लगी है, आर सी लगा है, आर एल भी होगा इधर जो ने लगाया नहीं है, और ये रेजिस्टेंस आई है आर ई। अब मसले क्या होते हैं कि इनपुट रेजिस्टेंस भी
जो आपकी वैल्यू है वो आपकी सिर्फ RE1 प्लस बीटा नहीं हुई, उसमें अब एक फैक्टर आ गया है आपका कैपिटल RE का। तो आप हमेशा इसमें इस केस में इसकी डेरिवेशन हमने लिखी है, उसमें एक फैक्टर ऐड होता है RE1 प्लस बीटा का। क्योंकि जैसे RE1 प्लस बीटा था वैसे ही आपका कैपिटल RE1 प्लस बीटा, क्योंकि इसकी सीरीज में आ रहा है, एक फैक्टर ऐड होता है। तो उस केस में जो आपकी RN की रेजिस्टेंस है ना वो थोड़ी सी चेंज होती है। अब जो R पाई में सिंपली R पाई होता था, उस केस में ये अगर मैं इसको X बोल दूं उस केस में X ऐड हो गया, RE1 प्लस बीटा है। और अगर RE वाले मॉडल में देखूं तो RE1 प्लस बीटा में X ऐड हो गया, तो वो ये फॉर्मूला बन जाता है। तो अगर पाथ में कोई रेजिस्टेंस आ रही है तो उसका इनपुट साइड पे भी इफेक्ट आता है, क्योंकि इनपुट साइड पे आपका डायरेक्टली एमीटर ग्राउंड पे नहीं है, उस पर एक RE लगा हुआ है। सिमिलरली आपका जो आउटपुट साइड है अब उस पर क्या होता है, उस पर देखते हैं थोड़ा सा हम। उसमें इधर लिखा हुआ है इन्होंने कि R0 है वो इक्वल्स है RC के, ये जो यहाँ बना हुआ है। अब देखा जाए अगर मैं आउटपुट रेजिस्टेंस देखता हूँ तो एक ये सोर्स लगी है, ये है, आउटपुट साइड पे सर्किट ये, ठीक है, तो इसको अल्फा आई बोलते हैं या GMV पाई बोलते थे। तो हमने एक चीज बोली थी, हमने बोला था कि आउटपुट रेजिस्टेंस मेजर करते हुए इनपुट वोल्टेज को जीरो ज्यूम करते हैं। तो हमने कहा था कि Vin आपका जीरो ज्यूम होता है, तो Vin जीरो है तो आपका V पाई आपका जीरो है। ठीक? तो एक टेक्निक ये है, या दूसरी एक तरह से कह रहे हैं कि जो आपकी आइडियल करंट सोर्स होती है उसकी आपकी क्या होती है, उसका आपका जो इनपुट रेजिस्टेंस होती है उसकी, तो एक एक जैसे आइडियल करंट सोर्स एक आइडियल वोल्टेज सोर्स होती है। तो आइडियल करंट सोर्स क्या केपेबल होता है कि उसमें से जितना वोल्टेज पास करा लें, मतलब जितना वोल्टेज उसको प्रोवाइड कर दें या जितना लोड पे रेजिस्टेंस लगा दें, वो अपना करंट की वैल्यू चेंज नहीं करता, वो उसकी करंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो ये बताता है कि आइडियल करंट सोर्स की इनपुट या जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होती है। आइडियल वोल्टेज सोर्स की जीरो होती है, आइडियल करंट सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है। अगर यहाँ एक रेजिस्टेंस है इनफाइनाइट का, तो अब मैं अगर R आउटपुट रेजिस्टेंस निकालता हूँ तो वो बेसिकली क्या होगी, वो होगी इनफाइनाइट प्लस RE प्लस कैपिटल RE टाइम्स RC। तो इनफाइनाइट में कुछ भी चीज ऐड करें इनफाइनाइट ही होती है। तो इसके अगर RC पहले इनफाइनाइट कर लूँ तो एक तरह से आंसर हमारा RC ही आएगा। ठीक है, तो ये जो आपका R0 है जो आउटपुट रेजिस्टेंस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता इससे RE के केस में नहीं, क्योंकि वो एक यहाँ हम देख लिया कि आपकी आइडियल करंट सोर्स उसकी सीरीज में आया हुआ है, तो उसका इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि वो निगलेक्ट हो जाता है। तो RN चेंज हो रहा था, जो अगर आपका इमिटर रेजिस्टेंस लगती है, इसको डीजेनरेशन इमिटर डीजेनरेशन रेजिस्टेंस भी कहते हैं।
तो मैं बाद में बताऊंगा मॉसफेट साइड पे कि इसको डी जनरेशन रेजिस्टेंस क्यों कहते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको आर की फॉर्मूलाज ये होने चाहिए, ये उसमें एक फैक्टर आर ई का ऐड होता है, आर नॉट आपकी आउटपुट सेम होगी। अब यहाँ जी बाकी फॉर्मूलाज भी है ना जो आपके ए वी नॉट है। अब देखिए ए वी नॉट में पहले आपका फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं सिंपली फॉर्मूला देखूं, ए वी नॉट होता था माइनस जी एम आर सी, ठीक है। ये माइनस जी एम आर सी ऑब्वियसली इस आर सी के साथ पैरेलल में आर नॉट भी होता था, ठीक है, लेकिन हमने आर नॉट इग्नोर किया हुआ था इस केस में। तो क्योंकि ये सर्किट वैसे ही इतना कॉम्प्लिकेट होता है, अगर मैं एमिटर लगा दूं तो इसमें तो फॉर्मूलाज इतने कॉम्प्लिकेट होते हैं, तो इस वाले केस में हमने आर नॉट इग्नोर करते हैं। आर नॉट के साथ भी होता है लेकिन हम वो नहीं करेंगे। तो अगर इन केस में आर ई एमिटर रेजिस्टेंस आ रही तो आर नॉट हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, वरना उसके पैरेलल में आर नॉट भी आता। तो ट्रेडिशनली ये फॉर्मूला होता माइनस जी एम टाइम्स आर सी। इस केस में आपका डिवाइड बाय 1 प्लस जी एम आर ई भी है, इसमें आपका आर ई आपका इमिटर रेजिस्टेंस है। तो ये ए वी नॉट में डिफरेंस होता है, नहीं तो ए वी, अब आप ए वी फाइंड करने की कोशिश करें ना, नहीं तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें, माइनस अल्फा आर सी पैरेलल आर एल अपॉन आर ई प्लस स्मॉल आर ई। अब इसमें डिफरेंस क्या है, इस वाले फॉर्मूला उस वाले फॉर्मूला में, उस वाले फॉर्मूला में आपका माइनस अल्फा था, डिनोमिनेटर में आपका आर ई था। अब देखिए हर जगह आर नॉट स्मॉल आर नॉट इग्नोर हुआ है, वरना यहाँ स्मॉल आर नॉट आता है। ये आपका आर ई था नॉर्मल वाले केस में, इस केस में आपका एक आर ई का फैक्टर ऐड हो गया। तो ये जो ए वी वाला ये वाला फॉर्मूला है ना, ये बेसिकली बताता है कि आर एट फैक्टर और ये एट बेस कह रहे हैं। इनपुट आउटपुट साइड पे कलेक्ट की रेजिस्टेंस कितनी है, जो हम देखी थी आर सी होती है, इस केस में आर सी तो आर एल मल्टीप्लाई हो रहा है, और डिनोमिनेटर में आप देखेंगे आर ई और आर बी से ऐड हो रहा है, तभी डिनोमिनेटर में आर ई प्लस आर ई आया हुआ है, और ट्रेडिशनली सिर्फ आर ई आता था। तो ये इस वाले केस में ए वी के में डिफरेंस होता है। अब जी वी वाले केस में आप उसको दोनों फॉर्मूलाज हैं, दोनों फॉर्मूलाज थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। एक फॉर्मूला तो आपका ये है आर इन अपॉन आर इन प्लस आर सिग्नल, और जी दोबारा लिखो क्या होता है ये ए वी टाइम्स तो आप इससे भी जी फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो माइनस बीटा टाइम्स, अब ये भी वही चीज़ है एक तरह से, अगर मैं देखना चाहूँ तो बेसिकली ये क्या है, माइनस बीटा है, और आर सी पैरेलल आर एल असली में है क्या, आर एट सी है। और अब ये जो आपका इस केस में है आर सिग्नल प्लस आर इन, अब देखा जाए कि ये आर सिग्नल और प्लस आर इन ये टोटल रेजिस्टेंस है जो इनपुट साइड की है, और आर सिग्नल तो अभी गिवन है, आर इन हमें उसका फॉर्मूला पता है, तो ऊपर हमें यहाँ गिवन है आर इन है आर ई प्लस कैपिटल आर ई 1 प्लस बीटा, तो वो हमने नीचे लिखा। तो ये यानी कि ये दो फॉर्मूलाज हैं, दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें वाला आर ई वाला 1 प्लस बीटा वाला फैक्ट ऐड नहीं होता है, आर ई स्मॉल ई प्लस कैपिटल आर ई, ये फॉर्मूलाज हैं थोड़े डिफरेंट होते हैं, सही? तो अब अगर मैं समराइज करूँ इसको, तो इसमें ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो हम फॉर्मूलाज देख के बता सकते हैं। लिखा हुआ है इनपुट रेजिस्टेंस इज इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 1 प्लस जीएम टाइम्स आर ई। लास्ट हमें आर इन पता था, अगर
सिर्फ आर पाई था, ऑब्वियसली इसमें 1 प्लस बीटा आर ई टाइम्स फैक्टर आपका इंक्लूड हो गया, या इसको आपको गेन के लिहाज से लिखते हैं 1 प्लस जी एम टाइम्स आर ई आप लिख सकते हैं। तो अब ए वी इज रिड्यूस बाय 1 प्लस जी एम आर ई। तो ये जो ए वी का फॉर्मूला है, ए वी नॉट वाला फॉर्मूला था, जो इवेंचुअली ए वी में भी सेम होगा, ये फॉर्मूला यूज करते हैं, तो उसको 1 प्लस जी एम टाइम्स आर ई से डिवाइड कर रहे हैं। तो कोई भी अगर वैल्यू इसकी 2 है तो डिवाइड 2 हो रहा है, तो वो थोड़ा गेन रिड्यूस होता है। अब ओवरऑल गेन इज लेस इंडिपेंडेंट ऑन बीटा, इस पे नहीं जाते हैं। पहले कह लें कि बीटा अगर डोमिनेट करता है, बने एक वैल्यू ज़्यादा है और किसी छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है, तो बड़ी वैल्यू डोमिनेट करती है, तो अगर ये बाकी कह लें कि ये एक और वैल्यू है, उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि बीटा निग्लेजिबल होता है इस केस में। तो ये एक तरह से एक शुरू में हम देख रहे थे बाइसेंट टेक्निक्स में हमने कहा था कि बीटा को हम इग्नोर करते हैं, अगर याद हो आप लोगों को, कि बीटा पे डिपेंडेंट हम कम रखते हैं सर्किट को। उसके इसमें भी एक आर ई रेजिस्टेंस लगाई थी हमने बीजेटी पे, पुराने लेक्चर में रिकॉल करिएगा। तो हमने एक आर ई रेजिस्टेंस लगाई थी और फिर हमने कहा था कि ये वाला सर्किट लेस डिपेंडेंट ऑन बीटा और टेम्परेचर होता है। तो वही चीज़ यहाँ भी है, अगर बीटा हमारे लेस डिपेंडेंट होता है बीटा पे से। तो इन शॉर्ट अगर ऐसा क्वेश्चन आता है नहीं, तो आपको मॉडल बनाने में फिलहाल कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। इसका हमने वो पाई मॉडल बनाया ही नहीं है, लेकिन अगर पाई मॉडल बनेगा ना, तो वो एक तरह से यहाँ एक आर ही आएगा, यहाँ ग्राउंड होता है, यहाँ आपका आर पाई है, ये आपका वो सोर्स है, और ये इसके आपके आर सी है, आपका हर सिग्नल है जो, और ये अब आपका वी पाई है। अब इस वी पाई बीन बराबर नहीं है, वी पाई तो उसका आर पाई हो सकता है, और वी एन आपका टोटल यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस। ये थोड़ा मॉडल डिफरेंट होगा, कि अगर आर ई लगता है उसका टी मॉडल ऐसा होगा, तो ये अगर ये आर ई के साथ क्वेश्चन आता है तो फॉर्मूलाज डिफरेंट होंगे। वो फॉर्मूलाज 6.64 बुक में भी गिवन है और ये हमने यहाँ लिखे हुए भी हैं। तो ये हमारा कॉमन इमिटर है। इसका एक्सरसाइज वगैरह आपको आज प्रॉब्ली कल असाइनमेंट अपलोड करूंगा, उसमें सॉल्व कर लीजिएगा। तो 3-4 क्वेश्चन होंगे, ताकि आइडिया हो जाएगा मिड टर्म में क्वेश्चन वगैरह कैसे आते हैं। और कोई से वो नेक्स्ट फ्राइडे को रखेंगे, मंडे को एक एक्स्ट्रा क्लास है, तो मैं मुझसे बात करके अरेंज कर लूँगा, और फिर नेक्स्ट वीक क्लास वीक है आपका। सर मिड्स के टॉपिक्स बता दें। मिड्स के टॉपिक जो ना नेक्स्ट वीक तक आएंगे, बेसिकली हमारा एम है बीजीटी कंप्लीट करना। तो बीजेटी अगर मैं बताने को चलूँ, तो बीजेटी में कॉमन एमिटर आपने कर लिया, इसके बाद आपका कॉमन बेस आएगा, और फिर आपका कॉमन कलेक्टर आएगा। ये दो मेन सर्किट्स रहते हैं, उसके बाद टॉपिक खत्म होगा आपका। तो कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर जो दो हैं वो हम कंप्लीट करेंगे प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक तक। और बीजेटी हमारा एम है कंप्लीट करना। मॉस्टर अगर स्टार्ट हो चुका तो शायद स्टार्ट हो जाए, लेकिन प्रॉब्ली वो मिड टर्म तक नहीं है। तो बीजेटी तो पूरा आएगा, जो आपका चैप्टर 6 है वो तो पूरा आएगा, उससे पहले जो हल्का सा रिविजन किया था हमने वो आएगा। उसका मैं एक डॉक्यूमेंट फाइल शेयर कर दूंगा, रफली बताने के लिए कितने क्वेश्चंस होंगे, और डेरिवेशंस आती हैं। तो क्योंकि ये अगर ऑनलाइन होगा तो ऑन कैंपस में हम नैरो डाउन कर देते हैं, हम बोल देते हैं 3 डेरिवेशन में से कोई एक आएगी, या 4 डेरिवेशन में से कोई एक आएगी, 4 डेरिवेशन बता देते हैं हम लोग। अब क्योंकि अगर ये आपका ऑनलाइन है तो बुक और नोट्स का एक्सेस बहुत आराम से है। अगर कुछ ऐसा केस होता है तो मैं डेरिवेशन डायरेक्टली दे दूंगा, बताऊंगा नहीं कौन सी डेरिवेशन है, वो आप ट्रैक कर सकते हैं। तो एक डेरिवेशन आती है कभी, वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, 4-5 क्वेश्चन होते हैं, तो वो हम देख लेंगे। तो नेक्स्ट वीक लास्ट वीक है मिड टर्म से पहले एक एक्स्ट्रा क्लास हमने अरेंज करनी है, क्विज है फ्राइडे को, असाइनमेंट आज या कल अपलोड हो जाएगा उसका।
कि फ्राइडे तक आपको अपलोड कर दीजिएगा, ताकि फिर मैं प्रॉब्ली सैटरडे संडे को मैं सॉल्यूशंस अपलोड कर दूंगा और किसी को देखने होंगे। ठीक है, तो ये क्लास एंड करते हैं। कॉमन एमिटर हमने क्वेश्चन देखे थे आज, उसकी एमिटर रेजिस्टेंस है जो डी जनरेशन रेजिस्टेंस होती है, उसका फैक्टर हमने ऐड किया था और उसका फॉर्मूला हमने देखा था। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बाकी जो एम्पलीफायर्स थे कॉमन एमिटर के बाद, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, उसका देख लेंगे और फिर हम बीजेटी हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये तो क्लास मंडे को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हाफिज़। खुदा हाफिज़ सर।